नमस्कार, आपके साथ मैं हूं विद्यानाथ झा। अपना भारत देख रहे हैं। महाराष्ट्र के महानिकाय चुनाव का प्रचार खत्म होने से पहले एआईएमआईएम के अकबरुद्दीन ओवैसी ने 15 मिनट वाला दांव फिर से लगा दिया और उन्होंने मुस्लिम वोट बैंक को यह इशारा इतनी चालाकी से दे दिया है कि उन पर भड़काऊ बयानबाजी का आरोप न लग सके। संयोग यह है कि महाराष्ट्र में वोटिंग की तारीख 15 जनवरी। जूनियर ओवैसी ने आखिरी वक्त पर महाराष्ट्र में एंट्री मारी है। सीनियर ओवैसी यानी कि असदुद्दीन ओवैसी पहले से ही महाराष्ट्र में हैदराबादी दांव लगाने में जुटे हुए। मुस्लिम वोटरों को अपने पाले में लाने के लिए वक्त शरिया, मस्जिद से लेकर हिजाब का हल्ला तो उन्होंने मचाया ही था। मोदी हिंदू राष्ट्र बना देंगे, यह डर भी उन्होंने दिखाया था। लेकिन इस सपने के साथ ही हिंदुस्तान में हिजाब वाली पीएम जरूर बनेगी, इस पर राजनीति भी गर्म कर दी थी उन्होंने। सवाल तो यह भी है कि फिर ऐसा क्या हो गया कि जूनियर ओवैसी को फिर से 15-15-15 वाला दांव लगाना पड़ा। खेल बड़ा है और इसीलिए ये स्पेशल स्टोरी आज आपको देखनी है। सुनने वालों, ना मैं अपना कलमा छोड़ने तैयार हूं, ना मैं अपनी कुरान छोड़ने तैयार हूं, ना मैं अपनी शरीयत छोड़ने तैयार हूं। और याद रखिए, बीजेपी भारत में हिंदुत्व के एजेंडे को लागू करना चाहती है। 15 तारीख, 15 से रिश्ता टूटता ही नहीं है। हैदराबाद से महाराष्ट्र के चुनावी दौरे पर पहुंचे जूनियर ओवैसी की जुबान वहीं अटकी हुई है। भाषण के नाम पर वो 15-15 मिनट वाला सियासी कलमा पढ़ रहे हैं। 15 बोलकर घड़ी की तरफ देखते हैं और फिर भीड़ की तरफ, जो उनका इशारा समझकर शोर मचाती है। उसे याद आ जाता है अकबरुद्दीन ओवैसी का दिसंबर 2012 वाला वो भाषण जिसमें चैलेंज किया गया था, हिंदुस्तान में 100 करोड़ हिंदू और 25 करोड़ मुसलमान। 15 मिनट के लिए पुलिस को हटाकर देखो, पता चल जाएगा कौन ताकतवर है। इशारों में उकसावे की उसी सियासत की फसल हैदराबाद के बाहर भी काटने की जुगत में है एआईएमआईएम। बिहार विधानसभा चुनाव में तो दाव निशाने पर लग गया। अब महाराष्ट्र नगर निकाय चुनावों में ओवैसी ब्रदर्स को क्यों इस दाव के हिट होने का भरोसा है, जिसकी वोटिंग 15 जनवरी को होनी है। 15 जनवरी को मुंबई की बीएमसी समेत महाराष्ट्र के 29 महानगर पालिकाओं के लिए वोटिंग है, जहां एनडीए गठबंधन को हिंदू वोट बैंक पर पूरा भरोसा है। असली लड़ाई मुस्लिम वोट बैंक की है, जिस पर समाजवादी पार्टी, एनसीपी, अजीत पवार गुट, कांग्रेस, शिवसेना शिंदे और शिवसेना ठाकरे के अलावा राज ठाकरे की पार्टी भी दाव लगा रही है। इसमें सबसे बड़ा दाव एआईएमआईएम का है। बीएमसी चुनाव में एआईएमआईएम के 32 उम्मीदवारों में 25 उम्मीदवार मुस्लिम हैं, यानी कि 78%। बीएमसी में बड़ी जीत का मतलब मुंबई समेत पूरे महाराष्ट्र में एआईएमआईएम की सियासी ताकत का बढ़ना। पतंग को वोट देना, ये दुम छल्ले जोकरों को नहीं देना। जरा तो शर्म रखो, जरा तो शर्म रखो। कुछ नहीं, एक मेरे को दे दो, 3 नहीं 4 नहीं बल्कि पूरे 50-60 हजार वोट पड़ने वाले पतंग के नाम पर इंशाअल्लाह। मुस्लिम वोट बैंक पर दावेदारी का आलम यह है कि ओवैसी ब्रदर्स की जुबान पर खुलकर वक्फ, हिजाब, शरिया, मस्जिद से लेकर मॉब लिंचिंग का जिक्र है। मोदी सरकार भारत को हिंदू राष्ट्र बना देगी, इसका चुनावी दावा भी है। साथ में यह मैसेज भी है कि मुस्लिमों के पक्ष में अगर कोई खड़ा है तो वो हम ही दोनों भाई हैं। कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और एनसीपी, अजीत पवार की पार्टियों के लिए मुस्लिम सिर्फ एक वोट बैंक है। महाराष्ट्र की सियासत में एआईएमआईएम ने इसी दाव से अपनी दखल बढ़ाई, खुद को मजबूत किया,
लातूर, अहमदनगर, जालना, औरंगाबाद यानी कि छत्रपति संभाजी नगर, सोलापुर, मालेगांव समेत महाराष्ट्र के मुस्लिम बाहुल इलाकों में अपने वोट बैंक को मजबूत किया। असदुद्दीन ओवैसी और अकबरुद्दीन ओवैसी दोनों भाई इस बार भी महाराष्ट्र के मुस्लिम बाहुल महानगर पालिकाओं पर तो दाव लगा ही रहे हैं, लेकिन उनकी बड़ी नजर मुंबई के बीएमसी इलेक्शन पर भी है। मुंबई शहर में मुस्लिम मतदाताओं की संख्या 25.6% है, जबकि उपनगरों में 19.19% है। ऐसे में सियासी मोर्चे पर उतरे जूनियर ओवैसी को सीधा फंडा यही समझ में आया कि महाराष्ट्र की मुस्लिम आबादी का वोट लेना है तो सबसे बड़े चेहरे यानी कि पीएम मोदी को टारगेट करो, मजहबी तीरों से वार करो। महाराष्ट्र के धुले में चुनावी रैली में माहौल भांपने के लिए अकबरुद्दीन ओवैसी ने इन सब का खुलकर इस्तेमाल किया। सुन लो सुनने वालों, ना मैं अपना कलमा छोड़ने तैयार हूं, ना मैं अपनी कुरान छोड़ने तैयार हूं, ना मैं अपनी शरीयत छोड़ने तैयार हूं, ना मैं अपनी मस्जिद छोड़ने तैयार हूं, ना मैं अपना हिजाब छोड़ने तैयार हूं, ना मैं अपनी बस्ती छोड़ने तैयार हूं, ना ही मैं अपने मुल्क हिंदुस्तान को छोड़ने तैयार हूं। जितना ये मुल्क मोदी का है उतना ये मुल्क अकबरुद्दीन ओवैसी का भी है। कलमा, कुरान, शरीयत, मस्जिद, हिजाब, बस्ती, मुल्क। अकबरुद्दीन ओवैसी ने इन सारे शब्दों को भड़काऊ अंदाज में गिनाया और पूरा माहौल बनाने के बाद संवैधानिक अधिकारों वाला गाना भी गा दिया ताकि नफरती बयानबाजी के आरोपों से बचाव हो जाए। अकबरुद्दीन ओवैसी ने कहा कि हमारा संविधान वो ताकत है जो एक गरीब नागरिक को भी अंबानी और अडानी के बराबर खड़ा करता है। वोट सिर्फ एक पर्ची नहीं है, बल्कि आपकी इज्जत है, आपके हक और आपके बस्तियों की खुशहाली की गारंटी है। उन्होंने जोर देकर कहा कि हिंदुस्तान किसी की जागीर नहीं है, ये मुल्क जितना दूसरों का है उतना यहाँ के मुसलमानों का भी। अकबरुद्दीन ओवैसी जिस पिच पर चुनावी बैटिंग के लिए उतरे हैं उसे बड़े भाई असदुद्दीन ओवैसी ने पहले ही तैयार कर दिया था। निकाय चुनाव महाराष्ट्र का, लेकिन इस सियासी सरगर्मी के बीच हैदराबादी भाईजान असदुद्दीन ओवैसी ने चैप्टर खोला उत्तर प्रदेश के संभल की शाही जामा मस्जिद का और फिर ये दावा कर दिया कि संभल की मस्जिद मुश्किल में है। नरेंद्र मोदी की सरकार ने हमारे देश में वक्फ का काला कानून बनाया, जिसके जरिए से मस्जिद, दरगाह, खानका, कब्रस्तान को छीना जा सकता है। और मेरी बात याद रखो, खुदा ना खास्ता संभल की मस्जिद अब परेशानी के माहौल में आ चुकी है कानून बनने के बाद। क्या तुमने नहीं देखा कि दिल्ली में 100 साल पुरानी मस्जिद है, सर्वे होता है, मस्जिद कमेटी को नहीं मालूम, सर्वे हो जाता और सुबह 1 बजे बुलडोजर लाकर उस मस्जिद की जो जायदादें थी तमाम को तोड़ दिया गया। सीनियर ओवैसी का आरोप है कि वक्फ कानून के नाम पर मस्जिदों, दरगाहों और कब्रिस्तानों को निशाना बनाया जा रहा है। ओवैसी ने यहाँ तक कह दिया कि रातों रात सर्वे होता है और बुलडोजर चल जाते हैं, लेकिन सवाल ये कि क्या संभल में वाकई कोई आपात स्थिति है या फिर चुनावी माहौल में एक बार फिर मजहब और आस्था को सियासी हथियार बनाया जा रहा है। इसकी हकीकत साफ होना जरूरी है। संभल की शाही जामा मस्जिद बनाम हरिहर मंदिर, जिसे लेकर हिंदू पक्ष का दावा है कि संभल की जामा मस्जिद पहले हरिहर मंदिर था, जिसे बाबर ने 1529 में तोड़कर मस्जिद बनवाया और अब ये मामला कोर्ट में है, जिसकी अगली सुनवाई 24 फरवरी को होगी। कई तारीखों से वो इसी ग्राउंड पर जवाब दाखिल नहीं कर रहे। अभी जवाब दाखिल हुआ? नहीं, अभी नहीं हुआ। मस्जिद पक्ष का नहीं, बाकी लोगों का स्टेट गवर्नमेंट का हो गया और भारतीय पुरातत्व विभाग का हो गया, केवल मंदिर पक्ष, वो मस्जिद पक्ष रह गया। मामला कोर्ट में है। राज्य सरकार और आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जवाब दाखिल कर चुके हैं, सिर्फ मस्जिद पक्ष का जवाब बाकी है, यानी मामला पूरी तरह से न्यायिक प्रक्रिया के दायरे में है। इस सच्चाई को छुपाकर ओवैसी मस्जिद खतरे में है ऐसा बयान दे रहे हैं। अपने सियासी फायदे के लिए देश की न्यायिक प्रक्रिया और संवैधानिक संस्थाओं पर सवाल खड़े कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि तुष्टीकरण की राजनीति को इसके बिना धार नहीं मिलेगी। उकसावे के बिना मुस्लिम वोट बैंक
AIMIM के पक्ष में कैसे लामबंद होगा? सीनियर ओवैसी संभल की मस्जिद का पासा फेंक रहे हैं तो जूनियर ओवैसी यानी कि अकबरुद्दीन ओवैसी पीछे क्यों रहे? उन्होंने बिना देर किए हिजाब को चुनावी हथियार बना लिया। महाराष्ट्र की राजनीति में बिहार का तड़का लगा दिया। पीएम मोदी के बाद नीतीश कुमार को घेर लिया। यहां खड़े नौजवान, वहां जोश में खड़े नौजवानों से सवाल है, नीतीश कुमार ने ऐसे हाथ पकड़कर जो हिजाब निकाला, क्या वो हिजाबी, क्या तुम्हारी बहन नहीं, क्या तुम्हारी मां नहीं, क्या तुम्हारी बेटी नहीं? अगर है तो उठो। क्या हुआ है हिंदुस्तान के मुसलमानों? हम पे जुल्म हो रहा है, फिर भी हम सिर्फ नारेबाजी में हैं, फिर भी हम खामोश हैं। अगर जब तक हम जमहूरी जिद्दोजहद नहीं करेंगे, दस्तूर के दायरे में रहकर ऐसे लोगों को जवाब नहीं देंगे, तो आज एक हाथ उठा है, कल कई हाथ उठेंगे। मुस्लिम वोट लेना है तो कभी डर बेचो, कभी सपने, कभी दोनों का तड़का और कभी 15 मिनट वाला उकसावा। तालियां भी मिलेंगी और वोट भी पक्का होगा। ओवैसी ब्रदर्स अपना ये हैदराबादी दाव महाराष्ट्र में नई स्टाइल में चला रहे हैं। अकबरुद्दीन ओवैसी ने महाराष्ट्र के धुने में मुस्लिम महिलाओं के हिजाब को निशाना बनाने का डर बेचा, तो उससे पहले असदुद्दीन ओवैसी ने महाराष्ट्र के सोलापुर में अपना सपना बेचा। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि एक दिन हिजाब पहनने वाली बेटी भारत की प्रधानमंत्री बनेगी। जो पार्टियां आज देश में मुसलमानों के खिलाफ नफरत फैलाने का काम कर रही है, उनकी दुकान अब ज्यादा दिन नहीं चलने वाली। अब इस पर महाराष्ट्र सरकार में मंत्री नीतीश राणे ने भी करारा पलटवार किया। और असदुद्दीन ओवैसी का ख्वाब यह है कि एक दिन आएगा इस देश में इंशाअल्लाह ताला, शायद हम और आप नहीं रहेंगे, मगर देखना एक हिजाब पहनने वाली बेटी इस देश की वजीर आजम बनेगी इंशाअल्लाह ताला। उसको ऐसा लगता है, वो ऐसा सपना देख सकता है, उसको लगता है उसके बाप का पाकिस्तान है। इतना आसान नहीं है। यहाँ जो बनेगा वो बजरंगबली का भक्त ही इधर महापौर बनेगा। जय श्री राम वाला ही इधर महापौर बनेगा। इधर बाकी कोई भी आईलो वाले का हम लोग खड़ा करेंगे नहीं, उतना ओवैसी समझ ले। वरना एक इतना अगर वो सपना देखेगा ना, तो उसको वापिस हैदराबाद भेजने का कि नहीं, वो भी हम लोग सोच लेंगे। नीतीश राणे ने ओवैसी को जवाब देने में जिन शब्दों का इस्तेमाल किया, उस पर सवाल उठते हैं। ओवैसी ब्रदर्स को इसे लेकर आपत्ति हो सकती है। अपनी रैलियों में इसका जिक्र कर मुस्लिम वोट बैंक को लामबंद करने की वे कोशिश भी कर सकते हैं। सीनियर ओवैसी ने इसके लिए जूनियर ओवैसी को आगे किया और फिर अकबरुद्दीन ओवैसी ने अपनी रैली में 15 मिनट वाले उकसावे को नए अंदाज में उतार दिया। इनका निशान आसमान में 15 तारीख 15 तारीख 15 से रिश्ता टूटता ही नहीं है। 15 को आसमान में सिर्फ पतंग 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 रहेगी। नारे तकबीर। ओवैसी ब्रदर्स जानते हैं कि ये उनका अंतिम हथियार है। अमूमन हर बार काम कर जाता है, इसीलिए हमेशा चुनाव के आखिरी दौर में उनकी जुबान पर 15 मिनट वाला इशारा आ जाता है। आज महाराष्ट्र महानगर पालिका चुनाव प्रचार का अंतिम दिन है, तो जाते जाते जूनियर ओवैसी ने भी हाथ आजमा लिया। वैसे ये दाव महाराष्ट्र में कितना असर करेगा, इसका जवाब 16 जनवरी को पता चल जाएगा, जब चुनावी नतीजे आएंगे। ये भी तय है कि महाराष्ट्र में ये दाव चला तो फिर 2026 के हर चुनाव में बंगाल से असम तक ओवैसी 15 मिनट वाला दाव जरूर खेलेंगे।